नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शनिवार और डेट है अक्टूबर 7, 2023। ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं अपना आज का अखबार का एनालिसिस। आप यहाँ देख सकते हैं ये कवर फोटो में ये भारत की मेंस हॉकी टीम है जिसने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड पदक जीता है। फाइनल राउंड में जापान के साथ भारत का मुकाबला एशियन गेम्स में मेंस हॉकी के टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला, जिसमें भारत ने जापान को 5-1 से हराया और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ से निकल कर आई कि अगली साल जो ओलंपिक के गेम होने हैं पेरिस के अंदर, उन गेमों में भारत की जो मेंस की हॉकी टीम है इसे अब क्वालिफाइंग मैच नहीं खेलना पड़ेगा और ये डायरेक्टली क्वालिफाइड मानी जाएगी ओलंपिक गेम्स के लिए, जो कि अगले साल 2024 में पेरिस में होने जा रहे हैं। एक न्यूज़ हम कवर करेंगे नोबेल पीस प्राइज से जो कल दिया गया है 2023 का। तो अब शुरू करते हैं। कवर पे आप देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरमनप्रीत सिंह है लेफ्ट में सबसे, और इन्होंने शुरुआत में लीड करते हुए 2 गोल किए भारत की तरफ से, और भारत का जो पूरा स्क्वाड था वो एग्रेसिव खेला और एक तरह से डोमिनेट किया पूरे मैच में जापान के खिलाफ। जापान को भारत ने 5-1 से हराया और गोल्ड पदक पर अपना कब्जा बनाया। ये भारत का चौथा गोल्ड पदक है एशियन गेम्स के अंदर। आगे हम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे रिलीज ऑफ बिहार कास्ट सर्वे डाटा। तो बैकग्राउंड आप समझ लें तो 7 जनवरी 2023 को बिहार सरकार द्वारा एक फैसला लिया जाता है और इस फैसले के अंतर्गत बिहार सरकार फैसला करती है कि वो पूरे राज्य के अंदर, जो कि बिहार राज्य की बात हो रही है यहाँ, तो पूरे बिहार राज्य के अंदर जातीय जनगणना करवाने जा रही है और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कास्ट सर्वे। तो ये 7 जनवरी 2023 को फैसला लिया जाता है और ये जो जनगणना होनी थी ये 2 राउंड के अंदर होनी थी। उसके बाद ये जनगणना अब कंप्लीट हो चुकी है और जो डाटा है वो बिहार गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है, जिसमें से बिहार गवर्नमेंट ने कुछ डाटा रिलीज भी कर दिया है। अब जब बिहार गवर्नमेंट ने ये डाटा रिलीज कर दिया है तो आपको एक और चीज़ समझ लेनी है कि जब ये सर्वे चल रहा था उसी दौरान कुछ लोग पटना हाई कोर्ट जाते हैं और वहां पर याचिका दायर करते हैं कि ये जो बिहार सरकार सर्वे करा रही है कास्ट के नाम पर, ये नहीं करवाना चाहिए बिहार सरकार को और जो हाई कोर्ट है उसे स्टे लगा देना चाहिए। लेकिन पटना हाई कोर्ट स्टे लगाने से मना कर देती है। इसके बाद जो पिटिशनर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता है कुछ दिन। अब कल सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर थे जो पटना हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वो जाकर अपनी अर्जी रखते हैं कि जो कास्ट सर्वे का डाटा बिहार की सरकार ने रिलीज कर दिया है ये एक गलत काम है और ये डाटा रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि केस अभी ऑनगोइंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी टिप्पणी आती है कि आप किसी राज्य की सरकार को रोक नहीं सकते हैं कोई फैसला लेने से। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि जो पेटिशनर ने कहा कि प्राइवेसी की बात है, यहाँ की जो इंडिविजुअल है उसकी प्राइवेसी रिलीज की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये गलत है। प्राइवेसी यहाँ किसी की रिलीज नहीं हो रही है, किसी का नाम, किसी के डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं बताई जा रही है इसके डाटा में, बजाय इस डाटा को पूरा एक में कंपाइल करके दिखाया जा रहा है, जिससे किसी आदमी का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे पा पाना मुश्किल है। ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है स्टे लगाने से जो कास्ट सर्वे का बिहार का डाटा आया है उस पर। और आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी बिहार सरकार ने आधा ही डाटा रिलीज किया है। आधा डाटा अभी जो बिहार सरकार ने डाटा रिलीज किया है तो वो ऐसे किया है, आप समझ लीजिए जैसे शेड्यूल कास्ट की कितनी परसेंटेज है पूरी पॉपुलेशन में और शेड्यूल कास्ट कितने संख्या में है करोड़ में बिहार के अंदर, इस तरह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अनरिजर्व कैटेगरी में बांटकर हिंदू कितने हैं राज्य के अंदर और मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, सिख कितने हैं और ईसाई, ये सब डाटा अभी रिलीज किया गया है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी इकोनॉमिक डाटा रिलीज नहीं किया है और जब इकोनॉमिक डाटा रिलीज किया जाएगा तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जैसे ओबीसी कम्युनिटी है तो ओबीसी कम्युनिटी और उसके अंदर की जातियां कुल मिलाकर कितनी आय, कितना पैसा होल्ड करती है गवर्नमेंट के अंदर या उस राज्य के अंदर। आगे हम चलते हैं। आप समझ चुके होंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नारगिस मोहम्मदी हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज 2023 दिया गया है। ये एक ईरान की एक्टिविस्ट हैं
आप इनका नाम जान ही चुके हैं, नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान से रिलेटेड हैं, ईरान में रहती हैं और वहाँ ये गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करती हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड मुद्दों पर और महिला शक्तिकरण के मुद्दों से रिलेटेड। अब देखने को मिला है कि जो वहाँ की सरकार है वो इनके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। इन्हें 13 बार जेल जाना पड़ चुका है अभी तक अपनी लाइफ में, और करीबन 5 बार इन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है ईरान की कोर्ट द्वारा, जिसे अगर हम नापेंगे तो इन टोटल इनका जो सजा सुनाई गई है वो 31 साल की सजा इन्हें सुनाई गई है प्रिजन के अंदर। ये 19वीं महिला हैं जिन्हें नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें क्यों दिया गया है नोबेल पीस पुरस्कार, तो आपको समझ लेना है कि ये एक ऐसी सोसाइटी की मांग करती हैं ईरान के अंदर रह के कि जहां पर महिलाओं को और बाकी लोगों को ह्यूमन राइट्स हो और इक्वालिटी हो महिला और आदमी के बीच में। इन सब चीज़ों को लेकर विवाद भी बहुत होते हैं और सरकार से आप देख चुके हैं कि 13 बार ये जेल जा चुकी हैं और 5 बार इन्हें कन्विक्शन मिल चुका है, जो सज़ा मिलती है वो 5 बार इन्हें मिल चुकी है। 31 साल की इन्हें टोटल जेल की सज़ा मिली है। और देखने वाली बात यह है कि ये अभी जब इन्हें अवार्ड दिया गया है तो ये जेल में है, तो समझ सकते हैं आप कि क्यों इन्हें ये अवार्ड मिला है। आगे हम चलते हैं। Revenue riddles amid broadly healthy GST inflows, some trend need greater scrutiny। तो ये GST से हमारी न्यूज है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 में एक प्रावधान लाके कॉन्स्टिट्यूशन में GST को अमेंडमेंट एक्ट लाके लाया गया था, और GST के आ जाने के बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है भारत सरकार का, साथ ही साथ राज्यों की सरकार का, इनडायरेक्ट टैक्स हम इसे कहते हैं, तो ये GST के थ्रू किया जाता है अब। और आप समझ सकते हैं कि ये शुरू में जब 2017 में शुरू हुआ था, GST का नया लॉ बना था, तो जो हमें देखने को मिला था कि GST का रिवेन्यू जो निकल के आता है, सरकार के पास कितना पैसा पहुंचता है रिवेन्यू के फॉर्म में, तो ये बहुत कम होता था। लेकिन अब क्या देखने को मिला है कि ये पहले 90,000 करोड़ 80,000 करोड़ होता था, उसके बाद 1 लाख करोड़ तक पहुंचने लगा, 1,20,000 करोड़, 1,35,000 करोड़। इसके बाद 2023 का जब क्वार्टर की बात करें, अप्रैल से लेके अभी सितंबर तक की, तो हमें देखने को मिला है कि ऑन एन एवरेज कितना हुआ है, तो 1.65 लाख करोड़ रुपए पर मंथ भारत सरकार को मिला है। 1.65 लाख करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि जो हमारा GST का रिजाइम है, रिवेन्यू सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। शुरू में जो कह रहे हैं एमिड ब्रॉडली हेल्दी GST इनफ्लोज सम ट्रेंड नीड ग्रेटर स्क्रूटनी। अब आगे ये यही बात करते हैं कि जो GST कलेक्शन है वो अच्छा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें हमें ऐसी हैं जो पजलिंग दिखती हैं। जैसे पहली पजल की ये बात करते हैं कि स्लो डाउन देखा गया है जो GST इनफ्लो की ग्रोथ है, सरकार के पास GST का पैसा पहुंचने का जो ग्रोथ है, आपको याद रखना है कि ग्रोथ हर साल टाइम के साथ बढ़ती है, तो वो बढ़नी चाहिए थी। लेकिन देखने को क्या मिला है कि जो ग्रोथ है GST की, वो यहां आप देख सकते हैं कि 10.2% मतलब गिर गई है सितंबर में। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी किया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि कोई भी अगर भारत के अंदर फर्म है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसे 1 अगस्त 2023 के बाद से मैंडेटरी ई इनवॉइस बनवाना पड़ेगा, साथ ही जिसे हम ई वे बिल्स भी कह सकते हैं। तो देखने को क्या मिला कि जब ये ई वे बिल का प्रावधान लागू कर दिया 1 अगस्त के बाद से, उसके बाद भी जितना रिवेन्यू आ जाना चाहिए था उतना रिवेन्यू नहीं आया है। ठीक है, और अब आप एक चीज और समझ लीजिए कि जब गुड्स की ये बात करते हैं कि हम भारत के अंदर देखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में, यही जो साल चल रहा है अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का, इसके अंदर देखा गया है कि जो इंपोर्ट है अभी तक सितंबर तक, इंपोर्ट भारत बहुत करा रहा है, पैसा भी बहुत दे रहा है इंपोर्ट में, इंपोर्ट बिल्स बहुत बना रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को जो GST मिलता है इंपोर्ट से वो कहीं मिस हो जा रहा है, वो कहीं गायब हो जा रहा है। इसीलिए ये एडिटोरियल में बात करते हैं कि जो रिवेन्यू गवर्नमेंट का मिस हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कहां इंपोर्ट में क्या लीकेज पॉइंट है, जिसकी वजह से इंपोर्ट का जो आयात का जो पैसा गवर्नमेंट को GST के फॉर्म में मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहा है। आगे हम चलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम रन्स आउट ऑफ फंड, मिनिस्ट्री सीक्स मोर बजट। तो ये हर साल की कहानी है। मनरेगा पहले आप देख लें तो भारत सरकार द्वारा 2005 में एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी वयस्क अगर काम करना चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उसे काम दिलाएगी, और इसकी गारंटी ली इस एक्ट के अंदर कि उसे मिनिमम
100 दिन का काम सरकार दिलवाएगी, और अगर काम नहीं दिलवा पाती है मिनिमम 100 दिन का, तो वो उसे पैसा देगी, उसका कंपेंसेशन दिया जाएगा। अब देखने को क्या मिलता है कि जब मनरेगा जो है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्कीम है और कितने करीबन 12-15 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 10 से 12 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। 60,000 करोड़ रुपए अभी जो बजट बनाया गया था इसमें आवंटित किया गया था मनरेगा के लिए, लेकिन क्या हुआ कि वो कम पड़ गया। हर साल यही होता है, हर साल क्या होता है कि जो बजट दिया जाता है मनरेगा के लिए वो कम पड़ जाता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट मांगना पड़ता है। और सप्लीमेंट्री बजट आप समझ सकते हैं कि जब सप्लीमेंट्री बजट कब पास हो सकता है, जब अगली पार्लियामेंट बैठेगी। ये हमारा संविधान का प्रावधान है। जब अगली पार्लियामेंट बैठेगी कब? विंटर सेशन में, सर्दियों का जब सेशन होगा तब बैठेगी, तब जाके फंड पास होगा, तब जाकर पैसा पहुंचेगा, और उस तब तक आप देख सकते हैं कि ये पूरा पैसा लटका रहेगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि हर साल हमें देखने को मिलता है कि डेफिसिट बना रहता है, कि फंड खत्म हो गया है मनरेगा की तरफ से। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसका हर बार फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाते हैं ये और कहते हैं कि हमारे पास फंड खत्म हो गया है, हमें सप्लीमेंट्री बजट दिया जाए। और अब देखने को क्या मिला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कहती है ठीक है हम सप्लीमेंट्री बजट दे देंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जो शुरू में बजट आवंटित किया जाता है उसमें पैसा देना बहुत आसान होता है, ज्यादा पैसा देना, लेकिन जो सप्लीमेंट्री बजट दिया जाता है उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मनरेगा की स्कीम में दिक्कतें बनी हुई हैं। मनरेगा की स्कीम में क्या क्या दिक्कत है कि पेमेंट पेंडिंग पड़ी है बहुत सारी राज्यों की, और लेबरों को पैसा बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री जो है इसका कहना है कि 60,000 करोड़ रुपए जो इस साल के बजट में आवंटित किया गया था उसमें से 93% पैसा स्टेट्स को, जो कि राज्यों को सरकार देती है, केंद्र सरकार, तो उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन आप एक चीज यहां पर समझ लिए कि यहां पर एक झोल भी हो सकता है। यहां ये बात करते हैं कि 60,000 करोड़ का बजट है और कहते हैं कि 56,105.69 करोड़ रुपए, जो कि 93.5% रुपए हैं, ये हम राज्यों को दे चुके हैं। लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जो घाटा है, जो कमी है, वो 6,146 करोड़ रुपए की है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 2,146 करोड़ रुपए का यहां गबन पकड़ में आ सकता है अगर इसकी जांच करवाई जाए। अब आगे ये बात करते हैं कि ये हर साल यही स्टोरी है कि हर साल ये देखने को मिलता है कि मनरेगा का जो बजट है वो शुरू में कम दिया जाता है, जब बजट का सेशन बैठता है उस टाइम पे, उसके बाद जो मिनिस्ट्री होती है उसे जाना पड़ता है दोबारा बजट मांगने के लिए। पिछले साल के एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। तो ये बात करते हैं जब 2022 और 23 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट निकल के आया कि मतलब कितना असली में खर्चा हुआ, तो ये था करीबन 90,000 करोड़ रुपए। लेकिन जो आवंटित किया गया था 2022-23 में वो भी 60,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किया गया था। ये माफ कीजिएगा 2023-24 में आवंटित किया गया है, और 2022-23 में आवंटित किया गया था 73,000 करोड़ रुपए। इस बार और कम कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि 89,000 करोड़, 90,000 करोड़ रुपए के करीबन जो खर्चा हुआ था पिछली साल, इस साल भी खर्चा इतना ही जाना है और ज्यादा भी जा सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन है। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, जो आवंटित किया जाता है बजट वो 60,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किया जाता है मनरेगा के लिए। तो ये बात करते हैं कि ऐसे फंड कट्स नहीं करने चाहिए मनरेगा स्कीम में, क्योंकि ये बहुत एक डिमांड की ड्रिवन स्कीम है, तो इसके लिए पैसा हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। आरबीआई फ्लैग्स इन्फ्लेशन रिस्क टू स्टेबिलिटी। ये एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, इसकी मीटिंग बैठी थी और इस मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया जाए भारत के अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस पर वीडियो एक अलग से बना देंगे। अभी आप न्यूज से समझ लीजिए। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मिलकर, जिसमें 3 जो होते हैं मेंबर्स वो आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। जो हेड होता है, जिसके पास कास्टिंग वोट होता है, वो होता है आरबीआई का जो भी गवर्नर होगा। इस वक्त आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी। तो कल आरबीआई की और ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बैठी और इसमें जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा गया, और ये चौथी बार लगातार ऐसा देखने को मिला है कि जो रेपो रेट अनचेंज है। इसके बाद ये बात करते हैं कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है हमारे इन्फ्लेशन के अंदर, क्योंकि जो खारिफ की बुआई है दालों की वो कम हुई है, ऑयल सीड की बुआई भी इस बार कम हुई है, और जो हमारा तेल का, कच्चे तेल का रिजर्व है वो भी भारत के अंदर कम है, जिससे हमें इन्फ्लेशन दोबारा देखने को मिल सकता है। आरबीआई के गवर्नर का ये है कहना। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, इसे एक जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत के अंदर जो रेपो रेट है इसे एडजस्ट करना है, रिवर्स रेपो रेट को एडजस्ट करना है।
साथ ही जो सबसे बड़ा इसका टास्क है वो ये है कि इसे इन्फ्लेशन को 4% पर रखना है। और इसे दो मार्जिन दिए गए थे, एक -2 का मार्जिन और एक +2 का मार्जिन। मतलब या तो ये 2 तक जा सकता है या मैक्सिमम 6 तक, और एवरेज 4 होना चाहिए। लेकिन कोरोना वगैरह के लॉकडाउन के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में भी पहुंच गया था, और अब जाकर वो धीरे धीरे गिर रहा है। और अभी भी इनका जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन का, इस रिपोर्ट, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी है, इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से 5.4% से हमारा इन्फ्लेशन चलेगा। और जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, ये कहते हैं कि अब हम पूरी कसम खाते हैं कि हम जो रिटेल प्राइस है उसे 4% पर ही रोकेंगे, जो कि ओरिजिनल मैंडेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ऐसा लगा आपको हमारा आज का अखबार का विश्लेषण, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, संडे की छुट्टी बनाइए और मंडे को मिलते हैं। धन्यवाद।